हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्विक सीरीज। क्विक सीरीज में क्या होने वाला है, आपका जो भी हम डिटेल लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसको हमको जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है ना। तो हम सबसे पहले हमारा जो डिटेल लेक्चर है उसमें क्या चल रहा है, हमारा सीमेंट का टॉपिक चल रहा है। तो हम सीमेंट के टॉपिक को जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट। सीमेंट जो बनी थी, किसने बनाई थी? 1824 में बनी थी, जोसेफ एस्पेडन ने बनाई थी। ठीक, सीमेंट होती क्या है? तो हम रॉ मटेरियल का जब कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? क्लिंकर्स मिलते हैं। और क्लिंकर्स का जब हम पुल्वराइजेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सीमेंट मिलता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, जिसपे हमने एक कोड देखा था आपका, लूसी अल्का इम्सा। लूसी अल्का इम्सा, इसके हिसाब से हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट याद किए थे। और क्या था हमारा? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, कैल्शियम सल्फेट, एल्कलीज। ओके, लाइम के कारण क्या होता है? लाइम का परसेंटेज क्या है आपका? 62 to 65%। लाइम के कारण क्या मिलती है हमको? सीमेंट में स्ट्रेंथ मिलती है और साउंडनेस मिलती है। साउंडनेस का मतलब क्या है? जब सीमेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ओके, यदि हम लाइन को एक्सेस में कर दें तो लाइन को एक्सेस में करने से हमारी सीमेंट कैसे हो जाती है? अनसाउंड हो जाती है। मतलब हमारी जो सीमेंट है वो एक्सपांड या श्रिंक होने स्टार्ट कर देती है। और यदि लाइन हमारा एक्सेस में हो जाएगा तो सेटिंग टाइम हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट था सिलिका। सिलिका के कारण क्या होता है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सेटिंग टाइम भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका जो परसेंटेज है 17 to 25% होता है। एल्यूमिना के कारण क्या होता है आपका? फ्लैश सेट होता है। एल्यूमिना की जो क्वालिटी होती है, क्या करता है? ये फ्लैश सेटिंग देता है हमको। उसके बाद सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स उनको क्या कर देता है? फ्यूज कर देता है। जो हमारा क्लिंकरिंग टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है। और सीमेंट को कैसा कैसा बना देता है? अनसाउंड बना देता है। एल्यूमिना अनसाउंड कर देता है हमारी सीमेंट को। नेक्स्ट हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज है कितना होता है? 3 to 4%। और आयरन ऑक्साइड हमारे सीमेंट में क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अब यदि कलर की बात करें तो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा कौन सा? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का परसेंटेज कितना होता है? 1 to 4%। मैग्नीशिया क्या प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट में? ये भी कलर प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। कलर में कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, मैग्नीशिया यदि एक्सेस में हो जाए सीमेंट में तो हमारी सीमेंट को क्या कर देता है? ये अनसाउंड कर देता है। मतलब वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यदि एक्सेस में हम मैग्नीशिया को कर दे तो। सल्फर की यदि बात करते हैं, सल्फर कितना पाया जाता है हमारे सीमेंट में? 1 to 3%। और ये भी हमारी सीमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अनसाउंडनेस के लिए। मतलब ये भी वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की यदि हम बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है? जिप्सम के फॉर्म पे पाया जाता है। कितना परसेंटेज होता है हमारी सीमेंट में? 3 to 4%। और ये क्या करता है? सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, स्लो सेट करता है सीमेंट को और सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एल्कलीज। एल्कलीज कितना परसेंटेज पाया जाता है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में? 0.2 से 1%। इसके कारण क्या होता है? व्हाइट स्पॉन्जी पैचेस आ जाते हैं आपकी सीमेंट में, या आप बोल सकते हैं एफ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है। एफ्लोरोसेंस मतलब हमारा व्हाइट स्पॉन्जी पैचेस पड़ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है? आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा हमने देखा था यहाँ पर रॉ मटेरियल और क्लिंकर और सीमेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल हमारा कौन कौन सा हो सकता है? तो हमने डिस्कस किया था आर्जिलिशियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल। आर्जिलिशियस मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? जिसमें आपका क्ले ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो। जैसे आपका एग्जांपल में सेल हो गया, मर्ल हो गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गई, है ना। जब हम ईंटों को जलाते हैं तो उससे जो राख बनती है वही आपकी क्या है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। उसके बाद यहां पर एक चीज और नोट कर सकते हैं हम, सीमेंट रॉक। सीमेंट रॉक, इससे रोमन सीमेंट मिलती है हमको, है ना। ये भी आपका आर्जिलिशियस मटेरियल में होता है। नेक्स्ट हमारा कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल में हमारा लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, मेरीन सेल हो गई। कैलकेरियस मटेरियल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात किया कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या होता है? हमको क्या करना है? हमको टेम्परेचर की बात करेंगे। कैल्सिनेशन मतलब टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर कितना रखना है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम पे पूछा जाता है, सीमेंट को जब गर्म करते हैं तो किस टेम्परेचर में गर्म करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। और उसका टेम्परेचर IMP एग्जाम पे पूछा जाता है।
उसके बाद यहां तक बात हो गई आपकी रॉ मटेरियल बात कर लिया हमने, कैल्सिनेशन की बात कर ली, और अब हमारे बन गए क्या क्लिंकर। क्लिंकर जब बनते हैं तो वहां पर क्या बनता है, क्लिंकरिंग कंपाउंड होते हैं। क्लिंकरिंग कंपाउंड या उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोक कंपाउंड्स बोलते हैं। कौन कौन से बोक कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हुए थे, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। इनमें क्या होता है, C3S में यदि बात करता हूं, इसको एलाइड के नाम से भी जानते हैं, और इसका कितना परसेंटेज पाया जाता है, 25 to 50%। यदि एग्जैक्ट बात करते हैं तो कितना परसेंटेज होता है, ये 40% पाया जाता है। C3S के कारण क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है हमको, हाइड्रेशन इसका 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है, और ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस किसके लिए, फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं C2S की, तो C2S हमारा 25 to 40% पाया जाता है, इसको हम बेलाइट नाम से भी जानते हैं, और इसका जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो अपन कितना रखते हैं, 32%। ये क्या प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट में, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका हाइड्रेशन हमारा 28 डेज में कंप्लीट हो जाता है, और ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कर, या मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, केमिकल अटैक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन इस पे कितनी होती है, सबसे कम होती है। सारे के सारे जो हमारे वो कंपाउंड्स हैं, उन सारे कंपाउंड्स में सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। कितनी होती है, 262 जूल पर ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं C3A की। C3 कितना परसेंटेज पाया जाता है, 5 to 11%। और यदि हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट कितना होता है, 10.5%। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम सेलाइट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एलाइट, बेलाइट और सेलाइट, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्विक सेटिंग के लिए। इस पे जो हाइड्रेशन जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में आपका हाइड्रेशन इसका कंप्लीट हो जाता है। यदि मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी की होती है, कितनी, 865 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम पे 865 जूल एनर्जी मिलती है हमको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद C3A का कंपाउंड ज्यादा होने से केमिकल अटैक का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये हमारा क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है, जल्दी सेट होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं C4AF की, है ना, C4AF कितना पाया होता है हमारे सीमेंट में, 8 to 14%। 8 to 14%। यदि मैं एग्जैक्ट बात करता हूं तो ये कितना पाया जाता है, 9%, जिसका दूसरा नाम होता है इस कंपाउंड का फेलाइट या फेराइट भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी हमको अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 400 जूल पर ग्राम होता है, और हाइड्रेशन इसका भी हमारा 24 घंटे में, मतलब एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यदि बात करें, हमारे जो मेन कंपाउंड है वो 3 ही है, C3S, C2S और C3A। ये हमारा वर्स्ट कंपाउंड होता है, जो कि अपने आप बनता है, कोई काम का नहीं होता है, बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो होता है क्लिंकरिंग कंपाउंड या वो कंपाउंड कौन सा होता है, C3S। नेक्स्ट हमने बात की थी हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है, C3A की, क्योंकि ये क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, उसके बाद किसकी, C2S की, C4AF की, C2S की। मैंने सारी की सारी वैल्यू लिखी हुई है, इनको यदि आप अरेंज करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है, C4AF की। याद रखना, एग्जाम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है आपका, यदि रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन लगा के आ जाते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, C4AF का, उसके बाद C3A का, उसके बाद C3S का, और सबसे कम होता है C2S का। उसके बाद हमने बात की थी वाटर रिक्वायरमेंट, कितने पानी की आवश्यकता है हमारे सीमेंट को हाइड्रेट होने के लिए, या कंप्लीट हाइड्रेशन की यदि हम बात करते हो तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको 38% वाटर की जरूरत होती है ना, जिसमें हमारा 23% सीमेंट के लिए होता है, और यदि मैं बात करता हूँ 15% तो वर्केबिलिटी के लिए होता है। 23%, मतलब ये एग्जाम पे जो टर्म आएगी वो लिखकर आएगी प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए कितने वाटर की जरूरत होती है, तो 23%। 15% हम एक्स्ट्रा लेते हैं वर्केबिलिटी के पर्पज से। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यदि इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, तभी हाइड्रेशन जो है बढ़ेगा। अच्छा, और टेम्परेचर इंक्रीज का जो रिलेशन है, यदि मैं फाइनेस ऑफ सीमेंट को यदि बढ़ाता हूं, तो फाइनेस ऑफ सीमेंट को यदि मैं सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको और ज्यादा फाइन करूंगा तब भी हाइड्रेशन बढ़ेगा, और टेम्परेचर यदि इंक्रीज करूंगा तब भी हाइड्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस किया होता मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की 2 प्रोसेस है, एक तो हमारी होती है ड्राई प्रोसेस और एक हमारी होती है वेट प्रोसेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस को हम यूज कब करते हैं, जहां पर हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ड्राई प्रोसेस को यूज करते हैं। इसमें हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। ड्राई प्रोसेस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है मॉडर्न प्रोसेस।
ये बहुत महंगी होती है इसकी तुलना में, वेट प्रोसेस की तुलना में, ठीक है, क्योंकि हमको इसको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को पीसना पड़ता है ना। तो पीसने के लिए हमको अलग से थोड़ी सा हमारा जो कॉस्ट वो बढ़ जाता। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर आईएमपी है, इसके लिए जो टेम्परेचर यूज होता है 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अपोजिट में यदि मैं वेट प्रोसेस की बात करता हूँ तो वेट प्रोसेस में हमारा वाटर यूज होगा, और वाटर यदि आप मिलाओगे तो स्लरी बन जाएगी, है ना, स्लरी यूज होती है। फिर उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस हमारी सेम ही है। इसको मॉडर्न प्रोसेस कहते हैं, इसको ओल्ड प्रोसेस कहते हैं। यदि इस पे टेम्परेचर, इस पे जो आईएमपी पॉइंट है जो आपको याद रखना है एग्जाम की पर्पज से, टेम्परेचर याद रखना है। इस पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा क्योंकि इस पर वाटर मिला रहता है, तो वाटर मिला रहता है तो हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहां तक की चीज क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था टेस्ट सीमेंट पर। सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे, तो इसके लिए हमने देखे थे 2 टेस्ट, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड टेस्ट में। फील्ड टेस्ट को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ था। पहला है हमारा कलर, सीमेंट का कलर कैसा, जब आप फील्ड में जाओगे तो कैसे पता करोगे कि आपकी सीमेंट अच्छी है या खराब है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे उसका कलर। कलर कैसा होना चाहिए, ग्रे ग्रीनिश कलर होना चाहिए, और कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपको कलर अच्छा दिख रहा है और कहीं पे आपको सीमेंट का कलर भद्दा दिख रहा है ना। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये देखें तो हम जब सीमेंट को टच करके देखें तो हमें कैसी लगनी चाहिए, हमारी स्मूथ होनी चाहिए सीमेंट, है ना। जब आप उसको इस तरीके से रब करके देखेंगे, हाथों में लेकर रब करके देखेंगे तो आपको जो सीमेंट आपको स्मूथ लगनी चाहिए, रब नहीं होनी चाहिए। यदि रब है मतलब एडल्ट्रेंट की मात्रा उसमें क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, आप जब सीमेंट के बैग में जब आप अपना हाथ डालेंगे तो आपको सीमेंट जो है कूल फील होनी चाहिए, वार्म फील नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, सीमेंट और वाटर की जब रिएक्शन करेंगे तो जो पेस्ट बनता है, पेस्ट आपका स्टिकी होना चाहिए। और यदि आप सीमेंट को वाटर में डालते हैं तो सीमेंट आपकी डूब जानी चाहिए, फ्लोट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं देखता हूं कि सीमेंट जो है उस पर लम्स नहीं होना चाहिए। यदि लम्स होंगे तो फिर बाद में हमारी जो सीमेंट है वो कैसी है, खराब है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम 2 तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला पार्ट देख लेते हैं इसका। हम एक ब्रिकेट बनाते हैं जिसका साइज होता है 75 mm, 12 mm और 25 mm का। इस पे हमने सीमेंट पेस्ट बनाया जिसपे हमने सीमेंट का 1 पोर्शन लिया और सीमेंट का 6 पोर्शन लिया। इस ब्रिकेट को बनाया और 3 दिन तक इसको क्या कर दिया, पानी में डुबो के रख दिया। 3 दिन के बाद हमने इस ब्रिकेट को पानी से बाहर निकाला और उसको हमने क्या किया, निकाल के देखा तो उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, आसानी से टूटना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए जब उसको तोड़ें तो, है ना। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगा फील्ड पे। नेक्स्ट यदि हम दूसरे तरीके से भी टेस्ट करके देख सकते हैं, हम बनाएंगे सीमेंट का एक ब्लॉक जिसका साइज होता है हमारा 200 mm इंटू 25 mm इंटू 25 mm का। इस ब्लॉक को हमने क्या किया, 7 दिन के लिए पानी में डुबोकर रख दिया, और उसको निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर हम 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे। 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो ये जो हमारा सीमेंट का जो ब्लॉक होगा वो आपका टूटना नहीं चाहिए। यदि वो टूट जा रहा है मतलब आपकी सीमेंट जो अच्छी नहीं है, या उस पर किसी प्रकार का फेलियर का साइन भी नहीं आना चाहिए 340 न्यूटन के लोड लगाने पे। यदि फेलियर का साइन आ रहा है आपका तो आपकी सीमेंट क्या है, आपकी खराब है। और यदि किसी प्रकार का कोई साइन नहीं आ रहा फेलियर का तो हमारी सीमेंट क्या है, अच्छी है। तो इस तरीके से हमने फील्ड टेस्ट देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा था लैब टेस्ट। लैब टेस्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा केमिकल कंपोजिशन और एक है हमारा फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमने देखा था एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है वो हमारा नॉट लेस देन 0.66 होना चाहिए। लाइम सैचुरेशन फैक्टर जिसका फॉर्मूला है जो कि आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसकी यदि वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.66 से 1.02 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ इग्निशन। टोटल लॉस ऑफ इग्निशन की जो वैल्यू है वो नॉट ग्रेटर देन 4% होनी चाहिए, और वेट ऑफ मैग्नीशिया जो है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमको ये वैल्यू याद रखनी है। अभी तक किसी एग्जाम पे नहीं पूछी गई लेकिन आगे चांसेस है आने के, इसलिए हमको थोड़ी थोड़ी इन वैल्यू को रिमेंबर करके चलना है। नेक्स्ट हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा केमिकल टेस्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमारे पास है कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम क्या पता करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं। और वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किसकी सहायता से निकालते हैं, हम विकेट ऑपरेटर्स की सहायता से निकालते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है, जिस वाटर कंटेंट पे हमारी जो सीमेंट है वो कंसिस्टेंट रहेगी, वही हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी रहेगी। इस कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए जो हम यूज करते हैं प्लंजर यूज करते हैं। प्लंजर का जो डाया होता है वो कितना होता है, 10 mm प्लस माइनस 0.5 mm हो सकता है। लेंथ की यदि बात करते हैं तो 50 प्लस माइनस 1 mm की हो सकती है, ठीक है। इसमें विकेट मोल्ड का भी यूज होता है, जिसमें विकेट मोल्ड का जो यूज होता है
साइज होता है 40 mm की इसकी हाइट होती है, और इसका जो टॉप कट आया है वो कितना होता है 80 mm का होता है। ठीक है, हम इस प्लंजर को इस मोल्ड पे क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो इस पे जो ऊपर से पेनिट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 33 to 35 mm का। जिस वाटर कंटेंट में हमको इतना पेनिट्रेशन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगा। ठीक है, यदि आपको यहां पर ये चीज समझ में नहीं आई है, आप डिटेल लेक्चर में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो टाइम ऑफ गेजिंग की यदि बात करें, तो हमने जब सीमेंट का पेस्ट बनाया और उसको मोल्ड में रखा, तो वो जो टाइम हुआ बीच का वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ गेजिंग कहलाएगा। टाइम ऑफ गेजिंग मतलब हमको सीमेंट पेस्ट को मोल्ड में भरने तक का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, 3 मिनट 45 सेकंड से लेकर 4 मिनट 15 सेकंड तक का। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की सहायता से हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से हम 3 टेस्ट करते हैं। अच्छा, इस पे यदि बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम पे, तो इनिशियल सेटिंग टाइम पे जो हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाली है उसका 0.85% वाटर लेते हैं। ठीक है, और इस पे जो पेनिट्रेशन है सेम पेनिट्रेशन रखते हैं आपका 33 mm से 35 mm तक का। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका नीडल। जो इस पर नीडल यूज करते हैं, नीडल का जो साइज होता है वो कितना होता है 1 mm स्क्वायर का। एग्जाम में पूछा जाता है, प्लंजर का साइज पूछा जाता है, और इनिशियल सेटिंग टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, तो नीडल यूज करते हैं, और नीडल का साइज आपको याद रखना है 1 mm स्क्वायर। स्क्वायर में होती है ये, है ना, स्क्वायर शेप में, लेकिन हमको समझ में नहीं आती। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम पे हम जो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम पे मोल्ड यूज किया है उसी मोल्ड को लेंगे, और उस पे जो हम यूज करेंगे प्लंजर की जगह वो क्या यूज करेंगे, 5 mm नीडल यूज करेंगे, जिसपे आपकी एनुलर कॉलर लगी होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गिरा के देखेंगे इसी मोल्ड पे, और जब हमारा इस एनुलर कॉलर का जो मार्क है वो आना बंद हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, फाइनल सेटिंग टाइम होगा। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम पे हमने देख लिया था कि जब हमारी नीडल 33 से 35 mm का पेनिट्रेशन करेगी, वही वाटर कंटेंट हमारा, या वो जो टाइम है, हमारा मोल्ड बन गया। मोल्ड के बाद हमने इतना पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद हमने देखा जिसपे हमारा 33 से 35 mm का क्या पेनिट्रेशन जो देगा वो टाइम नोट कर लेंगे, वही टाइम हमारा क्या हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम। और उसी मोल्ड को हम यूज कर रहे हैं, उसपे हमने क्या कर दिया, सिर्फ हमने नीडल चेंज कर दिया, सॉरी, नीडल में ही हमने क्या कर दिया, एनुलर कॉलर लगा दी, और उसके बाद उसको हम गिराएंगे, और गिराएंगे जब तो देखेंगे कि हमारा मार्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस टाइम पे हमारा मार्क नहीं पड़ेगा उस मोल्ड पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट की बात करता हूं, हमारा फाइनेस्ट टेस्ट। फाइनेस्ट टेस्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीव एनालिसिस के थ्रू, और एक एयर परमेबिलिटी मीटर होता है। हमको एयर परमेबिलिटी मीटर में सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन से ऑपरेटर्स से यूज करते हैं। तो जो ऑपरेटर्स होता है वो ब्लेंस एंड नर्व का ऑपरेटर्स होता है, इन दोनों ने बनाया था, इसलिए इस ऑपरेटर्स का नाम भी है ब्लेंस एंड नर्व एयर परमियामीटर। ओके, ठीक है। सीव एनालिसिस में यदि बात करते हैं, जो हम सीव यूज करते हैं वो 90 माइक्रोन की यूज करते हैं, और इसमें हम 100 ग्राम सीमेंट डालते हैं, और हम देखते हैं उसको 15 मिनट तक सेक करते हैं, और सेक करने के बाद हम देखते हैं कि उस पर सीव में आपका 10% से ज्यादा रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। यदि 10% से ज्यादा रेसिड्यू है मतलब आपकी सीमेंट क्या है, खराब है। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंडनेस टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब आपकी सीमेंट साउंड है, और यदि आपका वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो रहा है मतलब सीमेंट क्या है, अनसाउंड है। तो ये इस साउंडनेस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास 2 चीज होती है, एक तो ली चैटलियर ऑपरेटस होता है और एक ऑटोक्लेव ऑपरेटस होता है। तो ली चैटलियर में हम किसकी जो वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो लाइम होती है और मैग्नीशिया होती है। यदि मैं लाइम के कारण जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको निकालना चाहता हूं तो मैं ली चैटलियर का यूज करूंगा, और यदि लाइम और मैग्नीशिया दोनों प्रकार की इंप्योरिटीज हैं तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, ऑटोक्लेव का यूज करेंगे। इसमें जो वाटर कंटेंट हम लेंगे वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 0.75% लेंगे, है ना। 75% लेंगे तो आपका जो वाटर आप यूज करोगे कितना यूज करोगे, 0.752 मल्टीप्लाई पी, इतना वाटर हम यूज करेंगे। जब ये टेस्ट कर लेंगे हम, तो हमको ये वैल्यू याद रखना है कि अनसाउंडनेस नॉट ग्रेटर देन 10 mm होनी चाहिए। किस पे, ली चैटलियर ऑपरेटर्स में। इस पर ली चैटलियर ऑपरेटर्स में जो वैल्यू आती है वो mm में आती है। ठीक है, और इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, डिटेल लेक्चर देखना, तो आपको वहां पर सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहां पर वो डेटा है जो एग्जाम पे आता है। तो अनसाउंडनेस या वॉल्यूम चेंज 10 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कि कौन कौन सी सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। इसके जस्ट अपोजिट में यदि मैं बात करता हूं, अनसाउंडनेस नॉट ग्रेटर देन 5 mm, यहां पर 10 mm है, यहां पर 5 mm है, लेकिन 5 mm कौन से सीमेंट के लिए होता है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए। ओके, चीज क्लियर है। उसके बाद ऑटोक्लेव में जो रीडिंग हमारी आती है वो आती है आपकी परसेंटेज में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑटोक्लेव की रीडिंग किस में आती है, तो आपकी परसेंटेज में आती है, और इसमें जो अनसाउंडनेस है वो नॉट ग्रेटर देन 0.8% होना चाहिए। यहां तक की चीज क्लियर है। ओके,
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किसकी सहायता से करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की सहायता से करते हैं। इसमें जो क्यूब का साइज लेता है वो क्यूब का साइज कितना लेते हैं? 17.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6। इस पे जो वाटर यूज करते हैं वो कितना वाटर यूज करते हैं? पी यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P/4 प्लस 3% हम वाटर यूज करेंगे इस क्यूब को बनाने के लिए। ओके, अच्छा, इसमें जो लोड लगाया जाता है, मैंने बताया था लोड आपको कैसे लगाना है? ग्रेजुअल लोड लगाना है, इंपैक्ट लोडिंग नहीं करनी है ना, ग्रेजुअल लोडिंग लगानी है। कितना लोड लगाते जाना है आपको पर मिनट के हिसाब से? 35 न्यूटन पर mm² का। ओके, तो आप जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालोगे तो आपने जो 3 क्यूब होंगे, 3 क्यूब का जब आप एवरेज ले लोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वही आपकी क्या होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। यहां तक की चीज क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए किस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो हम इसमें जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो होता है ली चैटलियर फ्लास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने फ्लास्क लिखा हुआ है, ठीक है। यदि फ्लास्क आ गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो जाएगा सीमेंट का। सिर्फ ली चैटलियर लिखा मतलब साउंडनेस टेस्ट है। ओके, अच्छा, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.15। यहां तक की चीज क्लियर? तो इस तरीके से आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में यदि हम बात करें तो हमारे एग्जाम के लिए जो आईएमपी है मैंने वो यहां पर लिखी है, और भी आपकी बहुत सारे टाइप की सीमेंट है, लेकिन जो आईएमपी है उनके बारे में हम थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली होती है आपकी क्विक सेट सीमेंट, जिसमें आपका जिप्सम नहीं होता। जिप्सम नहीं होगा तो क्विक सेट होगी, है ना। इसके लिए यदि इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो 30 मिनट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 10 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम आपका होता है 10 आवर का। ओपीसी की यदि बात करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपकी 3 ग्रेड में पाई जाती है, 33, 43 और 53। सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है 43। इनका जो ग्रेड डिसाइड होता है वो लाइन के कंटेंट पर डिसाइड होता है, ठीक है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हमने देखा तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना होता है? 30 मिनट, और यदि इसका फाइनल सेटिंग टाइम की बात करेंगे तो 10 आवर। लो हीट सीमेंट की यदि मैं बात करता हूं, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 1 आवर, और आपका फाइनल सेटिंग टाइम आपका होता है 10 आवर। हाई एल्यूमिना सीमेंट की यदि बात करता हूं, बहुत आईएमपी एग्जाम पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 3.5 आवर। उसके बाद यदि फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो 5 आवर, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर हुई? उसके बाद जो आपकी अदर सीमेंट है, जैसे आपकी सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हो गई, सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट हो गई, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हो गई, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हो गई, व्हाइट सीमेंट हो गई, एयर एंट्रेंड सीमेंट हो गई, हाइड्रोफोबिक सीमेंट हो गई, और आपकी एक्सपांडिंग सीमेंट हो गई। ये सारी सीमेंट आपको डिटेल लेक्चर में मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट सीमेंट है वो ये है, और इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम पूछा जाता है। यहां तक की चीज क्लियर हुई? समझ में आया? ओके, तो आप क्या करना है, इसको यदि आपको ये पसंद आता है, क्योंकि रिवीजन की सीरीज आपको पसंद आती है, तो आपको लाइक करना है, ठीक है, कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा, और आपको ऐसे ही क्विक सीरीज मिलती जाएगी, ठीक है। थैंक यू।